अगर आपने बचपन में स्ट्रीट क्रिकेट खेली है तो आपको पता होगा कि हर गली में एक ऐसा बच्चा ज़रूर होता था जिसका बैट बॉल तो होता था लेकिन उसे क्रिकेट नहीं खेलनी आती थी। सारे लोग उसका बैट बॉल यूज़ करते थे और उसे इसलिए फील्डिंग में खड़ा कर देते थे ताकि वो महसूस करता रहे कि वो भी खेल रहा है। और अगर आप अपना बैट बॉल खुद ले आएँ और इस तरह के बच्चे को बाहर निकाल दें तो फिर वो कुछ ना कुछ ऐसे मसाइल खड़े कर देता था जिसकी वजह से आपको क्रिकेट खेलने में दुश्वारी होती थी। या तो वो अपने वालिद से कहता था कि गाड़ी ऐन सड़क के दरमियान लगा दीजिए, या कोई इस तरह के और मसले। तो हमारे सीएसएस रिटन एग्ज़ाम के अंदर ग्रामर और प्रेसी का पेपर भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके पास कोई ऐसी डेफिनेट चीज़ तो नहीं है जैसे हम ऐसे राइटिंग के अंदर मुकम्मल ऐसे लिख कर देते हैं या बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। इसके अंदर सिर्फ छोटे छोटे सवाल आते हैं जो आपने लिख कर देने होते हैं, लेकिन मसला ये है कि इसके पास सारी किट मौजूद है जिसकी वजह से आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी एक्सेल कर सकते हैं। और वो किट कौन सी है? वो ये है कि आप एक बड़ी चीज़ को समराइज़ कर सकें, आप उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकें, आप ईडियम्स और वोकेबलरी आपको आती हो, सेंटेंस करेक्शन आपको अच्छी आती हो। तो यही चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इन चीज़ों को कैसे प्रिपेयर करना है। सीएसएस इंग्लिश ग्रामर और प्रेसी, जिसका असल नाम तो ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन है, लेकिन क्योंकि उसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने एक पैराग्राफ की प्रेसी करनी होती है, तो उस क्वेश्चन की वजह से उसको प्रेसी का पेपर ही कह दिया जाता है। ये वाला एग्ज़ाम जो है ये 100 मार्क्स का होता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। अगर आपको ये एग्ज़ाम नहीं आता तो आप ऐसे के अंदर भी अच्छे टेंसेस नहीं लिख सकते, अच्छे सेंटेंसेस नहीं क्राफ्ट कर सकते। इसलिए ये भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे सीएसएस ऐसे का एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है। तो आपने सीएसएस ग्रामर एंड प्रेसी की तैयारी कैसे करनी है, इसमें हम चीज़ें कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से आपने उन्हें तैयार करना है। ये काफ़ी मेहनत तलब काम है और इस बात को इजी ना समझिएगा कि ये सिर्फ बता दिया गया है तो बस आपकी तैयारी हो गई है। इसके ऊपर आपको बहुत सारी एफ़र्ट्स खुद पुट करनी पड़ती हैं। तो इस एग्ज़ाम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है प्रेसी राइटिंग। अगर आपके इंग्लिश के नॉलेज को टेस्ट करना हो या किसी भी ज़ुबान के नॉलेज को टेस्ट करना हो तो 3 चीज़ें देखी जाती हैं। एक ये कि क्या आप एक छोटी चीज़ को बड़ा करके लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे के अंदर आपको एक टाइटल दिया जाता है और आपने उस पर 2500 वर्ड्स का एक पूरा ऐसे क्राफ्ट करना होता है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ जो टेस्ट की जाती है वो ये है कि अगर आपको एक बड़ा पैराग्राफ दे दिया जाए तो आप उसे छोटा करके लिख सकते हैं इस तरीके के साथ कि उसका मीनिंग चेंज ना हो। तो ये चीज़ प्रेसी राइटिंग के क्वेश्चन में जो है पूछी जाती है और ग्रामर एंड प्रेसी के अंदर उसका पहला सवाल यही होता है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको जो ज़ुबान आती है पहले से और जो ज़ुबान आपने नहीं सीखी है, यानी आपको उर्दू पहले से आती है और आपने इंग्लिश नहीं सीखी है, तो क्या आप उर्दू से इंग्लिश में कोई चीज़ ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का होता है और ये प्रेसी के पेपर में होता है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि प्रेसी कैसे की जाती है। पहले प्रेसी का जो क्वेश्चन होता था वो 25 मार्क्स का होता था और अब 20 मार्क्स का उन्होंने कर दिया है, लेकिन ये इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना पूरे 100 मार्क्स। सबसे पहले आपका एग्जामिनर जो है वो ढूंढ के प्रेसी ही चेक करेगा और अगर आपकी प्रेसी अच्छी हुई तो वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको जो है वो समझेगा कि इसकी तैयारी अच्छी है, और अगर आपकी प्रेसी अच्छी ना हुई तो वो बाकी क्वेश्चन भी बाय द वे ही चेक करेगा और कहेगा कि ये तो अभी जो है वो इसको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। तो प्रेसी के अंदर आपने एक 500 वर्ड्स का एक एवरेज पैराग्राफ होता है जिसको आपने 1/3 करना होता है। तो ये क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करते हैं? इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप वर्ड्स गिन लें, फिर उसका 1/3 कर लें, फिर आप जो है वो पैराग्राफ पढ़ें, अंडरस्टैंड करेंगे उसका क्या मीनिंग है। दूसरी बार आप दोबारा पढ़ें और देखेंगे इसमें कौन कौन से आइडियाज़ डिस्कस हुए हैं, फिर उन आइडियाज़ को अपने वर्ड्स में लिख लीजिए और उसके बाद फिर उनके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करके और डिफरेंट टूल्स यूज़ करके आप जो है वो उसको मज़ीद छोटा कर लीजिए और उसको ऐसे लिखिए जैसे वो एक फ़्लो में होता है। तो ये प्रेसी का पूरा एक पैटर्न है कि किस तरीके से प्रेसी की जाती है। लेकिन इस पैटर्न को समझने से आपको जो है वो प्रेसी नहीं आएगी। आपको प्रेसी तब आएगी जब आप इसे खुद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसेस करेंगे। मैंने सीएसएस 2018 का एग्ज़ाम दिया था, तो उसकी तैयारी के लिए मैंने ऑलमोस्ट 30 पैराग्राफ्स की प्रेसी की थी। फिर मेरे प्रेसी राइटिंग स्किल्स इतने अच्छे हो गए थे कि मैं आधे घंटे के अंदर कोई भी पैराग्राफ मिलता था, बेशक उसमें किसी वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं भी आता था, तो मैं उसकी प्रेसी करके दे सकता था।
तो आपने प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करनी है और किसी टीचर को चेक भी करवानी है कि मैंने ये प्रेसी की है, अब इसके चेक कर दें, और मुसलसल ये काम करना है हत्ता कि आपकी प्रेसी राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। अच्छी प्रेसी राइटिंग के साथ ही आपके टेंसेस भी बेहतर हो जाएंगे, अच्छी प्रेसी के साथ ही आपकी सेंटेंस करेक्शन की मिस्टेक्स भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो आप और भी चीज़ें जो हैं वो अपनी अपग्रेड कर रहे होंगे जब आप एक प्रेसी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। 20 मार्क्स तो हो गए प्रेसी राइटिंग के। उसके बाद जो है वो 20 मार्क्स का एक और पार्ट होता है जिसके अंदर आपने कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन को डील करना होता है, और उसमें एक पैराग्राफ को पढ़ना होता है और उसके बाद 4-5 क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपने 4-5 लाइनों में आंसर्स लिखने होते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स तो 2-3 लाइनों में भी आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स आपने आधे पेज तक लेके जाने होते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन सबसे आसान पार्ट होता है, हम बचपन से करते आ रहे हैं। ऊपर कोई स्टोरी या कोई बात लिखी होती है, नीचे उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे होते हैं जो ज़्यादातर आपने पैराग्राफ्स में से ही ढूंढ के उसका जवाब देना होता है। कभी कभी आपसे आपकी अपनी ओपिनियन भी पूछ ली जाती है, लेकिन क्योंकि आपने ऐसे राइटिंग की तैयारी की होती है तो आप अपनी ओपिनियन को चंद वर्ड्स के अंदर लिख सकते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट जो है वो निस्बतन ईजी होता है, लेकिन आप इसकी तैयारी करते हुए कम से कम 10 कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ्स ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा और किसी टीचर को चेक भी करवा दीजिएगा। कॉम्प्रीहेंशन के बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो ट्रांसलेशन का होता है, और ट्रांसलेशन तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन CSS एग्ज़ाम में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अच्छी ट्रांसलेशन करें। अच्छी ट्रांसलेशन में सबसे अहम चीज़ जो आपकी 9th-10th में भी इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि आपके टेंसेस सही हों, आपके वर्ड्स का यूज़ सही हो। ये ना हो कि एक वर्ड का मीनिंग कुछ और बन रहा हो लेकिन आपको पता ही ना हो कि उसका क्या मीनिंग बनता है और आप उसे यूज़ कर जाएं। तो ट्रांसलेशन के अंदर पहली चीज़ तो आपने ये करनी है कि बेसिक इंग्लिश की मिस्टेक्स ना हों। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है और मुश्किल है वो ये करनी है कि आपने एज इट इज़ जुमले को उठा के उसे ट्रांसलेट नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा इडियोमेटिक, थोड़ा सा जो है वो उसके अंदर इडियम्स यूज़ कर लें, फ्रेजल वर्ब्स यूज़ कर लें, थोड़ी सी उसकी सेंस को समझते हुए ज़्यादा बेटर जुमला क्राफ्ट कर लें, वो आप कर सकते हैं। ट्रांसलेशन आप जितनी ज़्यादा तैयार करेंगे उतना ही अच्छा है। पर्सनली मैंने जो है वो 40 to 50 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन करके एक टीचर को चेक करवाई थी, लेकिन आप जो है वो ख़ुद भी कर सकते हैं या कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप दोस्तों के साथ मिलकर करेंगे तो आपकी ट्रांसलेशन ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि एक ही वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से परसीव कर सकते हैं। तो आप किसी दोस्त के साथ मिलकर डेली एक ट्रांसलेशन का पैराग्राफ कीजिएगा, होपफुली आपको बहुत सारे नए आइडियाज़ मिलेंगे कि वो किस अप्रोच से सोच रहा है। इवन रिसेंटली मैं एक इंग्लिश सेशन ले रहा था प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का, तो उसमें एक वर्ड आया कौम मिल्लत। तो कौम का मतलब तो नेशन होता है, लेकिन मिल्लत का क्या मतलब होता है उस पर मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था। लेकिन वन ऑफ माय स्टूडेंट टोल्ड मी कि इसके अंदर हम कम्युनिटी की सेंस में ले सकते हैं। तो मुझे ये समझ आई कि जी कम्युनल का वर्ड तो मुझे पहले से पता था, लेकिन कभी मैंने मिल्लत के मानों में उसे नहीं देखा था। तो किसी के साथ ट्रांसलेशन जब आप करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई पता चलती हैं, तो आप किसी भी स्टेज ऑफ लर्निंग पे हों। उसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है सेंटेंस करेक्शन का। आपको 8 जुमले दिए जाते हैं, 8 सेंटेंसेस, और आपने उसमें से 5 को ज़रा सही तरीके की इंग्लिश में लिखना होता है। किसी में टेंस की मिस्टेक होती है, किसी में स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, किसी में जो है वो आपकी कंजंक्शन की मिस्टेक होती है, किसी में प्रेपोजिशन गलत लगी होती है। तो सेंटेंस करेक्शन के 8 जुमलों में से आपने 5 सेंटेंसेस को पिक करना होता है, उसको करेक्ट करना होता है। तो उसके अंदर भी ये है कि आप जितनी ज़्यादा अच्छे टेंसेस और जितनी ज़्यादा सेंटेंस करेक्शन की मिस्टेक्स से हैं वो कवर करेंगे उतना ही बेहतर होगा। मैंने भी अपने फेसबुक पेज के ऊपर एक एफ़र्ट की थी कि मैं डेली इंग्लिश टिप्स दिया करूं, और उन टिप्स को मैंने एक वेबसाइट के ऊपर भी इनलिस्ट कर दिया था। उस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उधर जाकर भी मेजर मिस्टेक्स देख सकते हैं कि कौन सी हैं और किस तरीके से उनको कवर किया जा सकता है। तो आपके 5 नंबर जो हैं वो इस तरीके से भी कवर हो सकते हैं। उसके अलावा भी जब आप ऐसे राइटिंग करेंगे, प्रेसी राइटिंग करेंगे, किसी को चेक करवाएंगे तो यकीनी तौर पे वो आपकी गलतियां निकालेगा। तो उसी तरह के सेंटेंसेस आपसे पूछे जाएंगे, और आपको अगर गलती पहले से पता होगी तो आप उस मिस्टेक को दोबारा नहीं दोहराएंगे और आप अच्छे तरीके से सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। 5 मार्क्स आपके पंक्चुएशन के होते हैं। पंक्चुएशन हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कहाँ से कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, वगैरह वगैरह। तो आपने जो है वो पंक्चुएशन की तैयारी ऐसे करनी है कि जब आप कोई भी किताब पढ़ रहे हों तो आप देखें कि उसने कॉमा क्यों लगाया है। अगर आपको लगे कि कोई अनयूजुअल कॉमा है तो आप गूगल पे जाके लिखिए कि ये जगह पे कॉमा क्यों लगा था, या किसी टीचर से पूछ लीजिए कि ये कॉमा इस तरह से क्यों लगा है, या फुल स्टॉप कहाँ लगा है, इन्वर्टेड कॉमास कहाँ लगे हैं।
पंक्चुएशन के रूल्स आपको हर जगह से मिल जाएंगे, इंटरनेट से मिल जाएंगे, यूट्यूब से मिल जाएंगे, कोई टीचर आपको सिखा देगा। तो आपने पंक्चुएशन के रूल्स एज़ सून एज़ पॉसिबल पढ़ लेने हैं और फिर जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ते जाएंगे आप देखते जाइएगा कि क्या वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं या कहीं कोई एनॉमली आ रही है। जहाँ कोई एनॉमली आएगी फ़ौरन आप अपने किसी दोस्त से या किसी टीचर से या इंटरनेट से चेक कर लीजिएगा कि ये क्यों यूज़ हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप अच्छी पंक्चुएशन के काबिल हो जाएंगे। 5 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। उसके बाद एक पार्ट होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की आपस में ट्रांजिशन होती है। आमतौर पे आपको डायरेक्ट दिया जाता है और आपने उसे इनडायरेक्ट करना होता है। हमने बचपन में भी पढ़े थे और हम अभी भी CSS की तैयारी में भी पढ़ते हैं। मुख्तलिफ बुक्स हैं जिसके अंदर इनके रूल्स लिखे हुए हैं। यूट्यूब पे मुख्तलिफ चैनल्स हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स हैं। इसके अलावा ये भी है कि अगर आप जो है वो किसी टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो टीचर्स भी बेशुमार आपको अवेलेबल हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाने के लिए। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है और ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसे सीखना होता है, लेकिन इसे अगर आप सीख जाएंगे तो आपकी इंग्लिश की कमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आप पास पेपर्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के पूछे जाते हैं। नॉर्मली बहुत मुश्किल नहीं पूछे जाते, इजी क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाते हैं। तो आप इसको अगर प्रॉपर टाइम देंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। CSS ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर 35 मार्क्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपसे जो है वो आपकी मेमोराइजेशन चेक की जाती है। इसमें 20 मार्क्स वोकैबुलरी के होते हैं, 10 मार्क्स ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स के होते हैं और 5 मार्क्स पेयर ऑफ वर्ड्स के होते हैं। वोकैबुलरी का तो आप ये सुन लीजिए कि CSS के अंदर पूछी जाने वाली वोकैबुलरी जो है वो उस पर अच्छी खासी क्रिटिसिज्म हो चुकी है कि इस पर इतनी ओल्ड वोकैबुलरी क्यों पूछी जाती है। लेकिन क्योंकि आपने एग्जाम देना है और पास करना है तो आपको तैयार भी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए ये है कि जब भी आप कोई बुक पढ़ें तो आप उसके अंदर क्लियर करें कि आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग्स आते हैं। जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें तो क्लियर करें कि आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग्स आते हैं। इसके अलावा कुछ बुक्स हैं, वर्ड स्मार्ट 1 और 2 है, 2 डिफरेंट वॉल्यूम्स में, उसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं। मैं पर्सनली जो है वो मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी यूज़ करता था, उसके अंदर डेली का वर्ड भी आता है और आप जो भी वर्ड सर्च करें उनकी एक लिस्ट बन जाती है। अगर आप अगले दिन पिछले दिन में सर्च किए हुए वर्ड्स को दोबारा से देख लें तो आपको याद हो जाते हैं। फिर GRE की वोकैबुलरी लिस्ट होती है जिसमें 3-4 हज़ार वर्ड्स होते हैं। तो आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, आपने नॉर्मली तैयारी करते जाना है। डेली 5-10 वर्ड सीख लिए, उसके अलावा जो है वो आपने जो चीज़ नहीं पढ़ी उसके अंदर वर्ड सीख लिए। और अगर आपके इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आपको नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, सबको ही नहीं आते होंगे, ठीक है। तो आपने ज़्यादा फोकस करना है अपने पिछले वाले पार्ट पे। इसी तरीके से इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये भी एक मुश्किल पार्ट है क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन इन्वॉल्व होती है। डेली 5 इडियम्स और 5 आप जो है वो फ्रेजल वर्ब्स तैयार करें। पहले पास्ट पेपर्स की तैयार कर लीजिए, उसके बाद जो है वो आप फिर मज़ीद जो है आगे पे किसी कोई लिस्ट देख लीजिए इंटरनेट से जहाँ से आपको इडियम्स मिल जाए। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं जिसमें डेली यूज़ के इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स लिखे गए होते हैं, बताए गए होते हैं, तो आप उधर से तैयार कीजिए। इसको भी आपने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, बहुत ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना। लेकिन ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स या वोकैबुलरी पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक सेंस डेवलप हो जाती है मीनिंग गेस करने की। तो आप इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सक्सेसफुली सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स की लिस्ट जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, उनको आप पढ़ें। लेकिन इसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि अगर आपको पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर ज़ाहिर है 2-2 वर्ड्स होते हैं, तो अगर आपको उनमें से एक वर्ड का मीनिंग आता है और आप उसका सेंटेंस बना देते हैं और दूसरे वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो आप ये एक्सपेक्ट ना कीजिए कि आपको आधा नंबर मिल जाएगा। पेयर ऑफ वर्ड्स में आपको पूरा नंबर तभी मिलेगा जब आप दोनों वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आपने इस गलती में नहीं रहना कि अगर आप आधा आधा भी कर रहे हैं तो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे, नहीं, आपने इसको जो है वो सही तरीके से तैयार करना है। तो ये 100 मार्क्स का हमारा ग्रामर एंड कंपोजिशन का पेपर था जिसको मैंने आपको जो है वो ओपन करके बताया है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं मज़ीद वीडियोस इसके ऊपर बनाऊं कि प्रेसी कैसे करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, सेंटेंस करेक्शन के ऊपर वीडियोस बनाऊं। तो होपफुली आप इन वीडियोज़ को देखते रहेंगे इस चैनल के ऊपर और आपको जो है वो नई वीडियोज़ मिलती रहेंगी। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे दूँगा कि सारे पास्ट पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, सेंटेंस करेक्शन के लिए या कौन सी वेबसाइट मैंने बताई थी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरह की आपने जो है वो उधर से भी देख लेनी है। बाकी होपफुली जो है वो आप इस चैनल को फॉलो करते रहेंगे और आपको नई से नई चीज़ें जो हैं वो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की वो मिलती रहेंगी।